नमस्कार दोस्तों, मैं शरण विश्नोई आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं आपके टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 2.0 जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो है हिंदी लेवल 2 की बात करेंगे और जो 30 सितंबर को पेपर लगा था उस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो नमस्कार सभी को, एक बार पुनः राधे राधे। एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर हम शुरुआत करते हैं। आपके जो प्रश्न लगे थे उस पर चर्चा करने वाले। देखो, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न क्या दे रखा है उसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद में 4 ऑप्शन पढ़िएगा, उसके बाद में उत्तर दे दीजिएगा। क्या दे रहा है कि ओम किस तरह का स्वर कहा जाता है। किसकी बात कर रहा है? ओम की बात कर रहा है। और ओम किस तरह का स्वर कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है या प्लुत्व स्वर है, घोष है या दीर्घ स्वर कहलाता है? तो देखिएगा, ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसे 3 मात्रा के साथ में किया जाता है, यानी लंबा खींच के बोला जाता है, अर्थात 3 मात्रा की बात करता है तो कौन सा हो जाता है? प्लुत्व स्वर। इसी कारण हम इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना। उच्चारण करने में कितनी मात्रा का समय लगता है? 3 मात्रा का समय लगता है। इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करें। अगला प्रश्न आ गया, अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ है? अपभ्रंश में 8 स्वर थे, 8 स्वरों के बाद में 2 नए स्वरों का विकास किया गया था। और वो 2 नए स्वर कौन से हैं? देखो, 4 ऑप्शन है। उ ए, बड़ी ई और आई, यानी दीर्घ ई आई, दीर्घ उ औ, आई और औ। 8 स्वरों के बाद में 2 नए स्वर का विकास हुआ और वो 2 नए स्वर कौन से थे? आई और औ स्वर थे। वो अपभ्रंश के बाद में 8 स्वरों में गिने जाने वाले हमारे कितने हो गए आपके सामने? आई और औ स्वर। डी ऑप्शन इसका क्या होगा भाई? एकदम सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न देखो, दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है? दंतोष्ठ यानी दांत और ओष्ठ। दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है? व, त, थ और प। देखो, ये तो हमारे कहां से बोले जाते हैं भाई? दंत से बोले जाते हैं। कहां से? दंत से बोले जाते हैं। त, थ, द, ध, न। और ये कहां से भाई? ओष्ठ से होता है। प वर्ग कहां से बोला जाता है? ओष्ठ से होता है। तय वर्ग दंत से होता है। और व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। व दांत और ओष्ठ का मिलन मतलब दंतोष्ठ कहलाता है। अगला प्रश्न देखो भाई, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान 3 अन्य से उच्चारण स्थान में भिन्न है? उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से क्या है? भिन्न है। देखो, त और थ का तो उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, लृतुलसा नाम, लृतुलस। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है भाई? दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। तो इसमें देखो, स का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। तो शेष रह गया हमारा कौन सा? स। तो स में आता है ईचु यस, ईचु यसा नाम, तालु। तो ये स का उच्चारण स्थान क्या होता है भाई? तालु। क्या होता है? तालु होता है। च वर्ग और य और श का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? तालु होता है। तो विकल्प सही कौन सा होगा? सी विकल्प इसमें सही होगा। बाकी का उच्चारण स्थान दंत होता है और इसका क्या होगा भाई? तालु उच्चारण स्थान होता है। तालव्य स हो, ये कौन सा स है? तालव्य। ये दंत्य स। और ये जो स आता है ये हमारा मूर्धन्य स होता है। कौन सा है? मूर्धन्य स होता है भाई। नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस विकल्प में सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऐसा कौन सा वर्ण है या विकल्प है जिसमें सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं? स्पर्श व्यंजन यानी वर्गीय व्यंजन की बात कर रहा है। क से लेकर मैं तक होते हैं और कितनी संख्या बताई गई? इसकी 25 बताई गई है। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की बात करें तो इसमें देखो, इसमें तो सारे विकल्प सही कह रखा है, इसमें भी बात सही आ रहा है। इसमें देखो, ये वर्ण आ गया हमारा कौन सा? यह किस में आता है? अंतस्थ में आता है। ये अवर्गीय होता है। कौन सा? अवर्गीय व्यंजन आ गया। तो वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन में बात करते हो तो यहां पर एक ही वर्ण की वजह से ये आपका क्या हो गया? गलत विकल्प हो गया। निम्नलिखित में से गलत विकल्प कौन सा है?
गलत विकल्प कौन सा है? ली का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता है, सही बात है भाई, नहीं होता है, 11 स्वर होते हैं हमारे। नेक्स्ट आता है विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन है, सही बात है ये भी। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के पहले आता है, ना साहब स्वर के पहले नहीं आता है, बाद में आता है। कहां पर आता है? बाद में आता है। हमेशा ध्यान रखना, अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के पहले आता है। कहां पर आता है भाई? बाद में आता है। आप देखते हो तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे लिखते हो अतः, ममः, यशः, तो इनमें क्या आ रहा है? स्वर ए के बाद में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दुख, इसमें भी क्या आ रहा है? स्वर ऊ के बाद में आ रहा है, तो स्वर के बाद में इनका प्रयोग किया जाता है। ह्रस्व स्वर की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती। यहां सही बात है, दूसरे स्वरों से नहीं होते, मूल होते हैं ये। तो इसमें विकल्प हमारा कौन सा होगा? सी स्वर होता है, सॉरी कौन सा? सी विकल्प होता है। कौन सा? सी विकल्प है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वरों के पहले आता है, ये विकल्प आपका गलत है। निम्नलिखित में से अशुद्ध है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, यानी 1, 3, 5 ये अल्प प्राण होते हैं। सही बात कह रहा है क्या? प्रत्येक वर्ग का पहला और चौथा वर्ण तथा उष्म्य महाप्राण होते हैं, ये गलत बात है। पहला नहीं होता, दूसरा और चौथा होता है। कौन सा होता है? दूसरा और चौथा होता है। अशुद्ध, अविकल्प, यही हो गया आपका। अल्प प्राण की अपेक्षा महाप्राण में वायु प्राण का अधिक प्रयोग होता है, सही बात कह रहा है। किशत्र जय की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, सही बात कह रहा है। ये तो संयुक्ताक्षर में होती, किसमें होती है? संयुक्ताक्षर में होती है। तो इसमें विकल्प हमारा सही कौन सा होगा? बी विकल्प सही होगा। कैसे? यहां पर कह रहा है प्रत्येक वर्ग का प्रथम यानी पहला और चौथा वर्ण उष्म्य, उष्म्य की बात सही कह रहा है। इसमें देखो पहला नहीं है, दूसरा और चौथा किसमें आता है? महाप्राण में आता है। तो इसमें बी विकल्प आपका सही होगा। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिएगा। संगत विकल्प का चयन कीजिएगा। मूल स्वर में कौन सा? तीसरा है। तीसरा यहां पर कहां पर आ रहा है? एक में ही आ रहा है क्या? पहले में तीसरा, ये लो पहले में तीसरा, यहीं से आ गया आपका। दूसरे में कौन सा? दीर्घ स्वर, ये लो दूसरा, ये लो दूसरा आ गया। अल्प प्राण कौन से होते हैं? 1, 3, 5 होते हैं। अघोष में कौन सा होता है भाई? अघोष में होता है पहला और दूसरा होता है क्या? अघोष में पहला और दूसरा होता है। अघोष 4 नंबर आ गए इसमें। और अल्प्राण, अघोष, दूसरा वर्ण आ रहा है, दूसरा वर्ण आ रहा है, दूसरा वर्ण आ रहा है, तीनों से आ रहा है, यही होगा। तो इसमें विकल्प आपका सही कौन सा होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। कौन सा? तीसरा विकल्प होगा। एकदम सही बात कह रहा है। मूल में कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री हो गया। अल्प्राण में कौन से होते हैं? ध्यान रखना, य, र, ल, व। सही बात कह रहा है। अल्प्राण में 1, 3, 5 आता है, स्वर आता है, अंतस्थ आता है, ठीक है। उसके बाद में अघोष में कौन सा होता है? पहला दूसरा होता है, पहला दूसरा, ये दूसरे तक आ रहा है। ये यहाँ पे उष्म्य में 3 वर्ण आता है किस में आ जाता है? आपका स घोष में आ जाता है, और स तक किस में रहता है? अघोष में रहता है। तो सी विकल्प है आपका। संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343(1) के तहत बात करता है। विकल्प सही कौन सा होगा भाई? बी विकल्प इसमें सही होने वाला है। असत्य कथन बताना हमें। कौन सा है? असत्य कथन की बात कर रहा है इसमें। असत्य कथन कौन सा है बताइएगा भाई। असत्य कथन पूछ रहा है ये। संविधान में 14 सितंबर 1950 नहीं 1949 है ये, को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, यही विकल्प हो गया। हिंदी का राजभाषा के रूप में प्रयोग स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ हुआ। संविधान के अनुच्छेद 348, 349 में उच्चतम और न्यायालय की राजभाषा के बारे में प्रावधान है। सही बात है। संविधान के अनुच्छेद 345 संबंध राज्य की राजभाषा था राजभाषाओं से है, राजभाषा तथा राजभाषाओं से है। सही बात कर रहा है। यहां पर गलत कर रखा है। 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा घोषित किया, 50 में नहीं घोषित किया गया। आगे देखिएगा, मोहन ने अन्य अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में क्रिया कौन सी है भाई? पढ़ाया, अविनाश को पढ़ाया। किसे पढ़ाया? अविनाश को है, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। पढ़ाना बोले तो क्या हो गई? क्रिया। किसे पढ़ाया? अविनाश को, ये क्या हो गया? कर्म। और कौन भाई? कर्ता हो गया।
तो जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, क्रिया के साथ में कर्म प्रधान हो, सकर्मक क्रिया हो जाती है। और जिस पर कर्ता पर पड़ता हो फल, कर्म ना हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, तो उस कंडीशन में हमारी क्रिया कौन सी हो जाती है? अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी है? अकर्मक क्रिया हो जाती है। देखो निम्नलिखित में से वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ। पूर्वकालिक में ध्यान रखना क्या जुड़ा रहता है? कर या करके जुड़ा रहता है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहले वाली क्रिया कौन सी होगी? पूर्वकालिक क्रिया। अंकिता खेल कर पढ़ने बैठेगी, खेल कर पढ़ने बैठेगी, पहले खेलेगी फिर पढ़ने बैठेगी, यही हो गया। मोहन पत्र लिख रहा है, सकर्मक क्रिया। मेघा भोजन खा रही, ये भी सकर्मक क्रिया हो गई। और चिड़िया दाना चुग रही, सकर्मक क्रिया हो गई। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? वह नहा कर आया, उसने आम खाया। क्या खाया भाई? आम खाया, यही सकर्मक क्रिया। मछली तैरती अकर्मक क्रिया, वह डूब गए, अकर्मक क्रिया आपके। तो विकल्प आपका इसमें सही कौन सा होगा? बी विकल्प सही होने वाला है। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है वह कौन सी क्रिया कहलाती है? अकर्मक क्रिया। और जिस पर कर्म पर पड़ता है वो कौन सी क्रिया कहलाती है? सकर्मक क्रिया होती है। क्रिया के साथ में दो कर्म होता है वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। और प्रेरणार्थक क्रिया जब करता स्वयं न करके किसी दूसरों से करवाता है या दूसरों के लिए करता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती है वह क्या कहलाती? नाम धातु कहलाती। कौन सी है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से निर्मित क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती? नाम धातु क्रिया कहलाती है। फिल्म से फिल्म आया, कौन सा? फिल्म से फिल्म आया होता है। लात से लती आया, बात से बती आया होता है। शर्म से शर्माना जो बोल रहे हो आप, तो वो कौन सी हो जाती है? हथी आया वगैरह, वो नाम धातु में आती है हमारे। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताओ। सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है। गीता हंस रही, अकर्मक क्रिया। पक्षी उड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया। गगन आम खाता है, यही सकर्मक क्रिया है। वह देर तक सोता है, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या खाता है? आम खाता है, ये सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी है? सकर्मक क्रिया आपका। सिंपल सा प्रश्न था। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया अकर्मक क्रिया है और सकर्मक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया संयुक्त क्रिया है। तो घोड़ा दौड़ रहा है वह कौन सी क्रिया कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। घोड़ा बैठा है, घोड़ा दौड़ रहा है, गत्यर्थक बोधक है। और घोड़ा बैठा है तो अवस्था बोधक है। कौन सी अवस्था बोधक है? अकर्मक क्रिया के ही भेदों में आता है। वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया। रेखांकित में खाकर कौन सी हो गई? पूर्वकालिक। वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर पढ़ता है, वह खाना खाकर जाता है, तो वो कौन सी हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया आपकी। निम्नलिखित में से गलत विकल्प बताइएगा। वह चतुर निकला, सकर्मक क्रिया, यही गलत है। वह कॉलेज से आकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया, सही बात है, आकर सो गया। उसने आम खाया, सकर्मक क्रिया। मोर नाचता, अकर्मक क्रिया, ये हो जाती है अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती। कौन सी है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ध्यान रखना। अपूर्ण अकर्मक अकर्मक क्रिया है। अब पूर्ण अकर्मक क्रिया में जैसे क्या होता है? पूरक पद की आवश्यकता पड़ती है। पूरक पद के बिना अर्थ नहीं निकलता। जैसे मैंने यहां से चतुर को हटा दिया, वह निकला, क्या निकला भाई? चोर निकला, दुष्ट निकला, क्या निकला? ठीक है, तो इसी कारण क्या कहते हैं? साधु निकला। कहां से निकला, कैसे निकला है? तो इसमें क्या होता है? पूरक पद की आवश्यकता होती है। तो इसी कारण यहां पर कौन सी होती है? पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है उसमें तो पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है, पूरक पद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निम्नलिखित में से वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का वाक्य बताइएगा। राम गिलास से दूध पीता है, लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही है। सकर्मक क्रिया इसमें तो लड़की गा रही है, लड़की गा रही है, यही अकर्मक क्रिया होगी इस वाक्य में तुलना की दृष्टि से देखा जाए तो। मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइएगा। मौन वाचन से क्या होता है? शब्द भंडार में वृद्धि होती है, शब्द शुद्ध वाचन की क्षमता उत्पन्न होती है। शुद्ध वाचन तो सहस्वर से होता है। अर्थ ग्रहण एवं अर्थ ग्रहण, हाँ, आसानी से अर्थ ग्रहण कर सकता है और तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, यही विकल्प होगा। मौन वाचन जब आप मन ही मन में अध्ययन करते हो तो शांति से क्या होता है? प्रत्यास्मृति यानी मनोभाव में होता है, उसको क्या कहते हैं? अर्थ ग्रहण करोगे और तीव्र गति से पढ़ते हो आप। मौन वाचन से ज्यादा पढ़ा जाता है, सहस्वर वाचन से कम पढ़ा जाता है। लगभग 240 से लेकर 350 शब्द पढ़ देते हो आप एक मिनट में, और सहस्वर में लगभग 160 शब्दों के समथिंग पढ़ते हो, तो वो कौन सा अर्थ ग्रहण करने की गति क्या हो जाती? तीव्र हो जाती पढ़ने की। पठन सिखाने का आशय छात्रों को ऐसी योग्यता प्रदान करनी होती है, कैसी भाई?
पठन संबंधी सामग्री को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सके, पाठ्य सामग्री का शुद्धोच्चारण के साथ में वाचन कर सके, और वे पाठ्य सामग्री को पढ़ सके, वे पाठ्य सामग्री को पढ़ सके, वे पाठ्य सामग्री का सह स्वर उच्चारण कर सके, तो वे पाठ्य सामग्री को क्या कर सके, पढ़ सके। इस कारण पठन सिखाने का आशय छात्रों को ऐसी योग्यता प्रदान करना होता है। तो वह विकल्प हमारा कौन सा होगा भाई, इसमें सी विकल्प सही होने वाला। कौन सा है, सी विकल्प आपका एकदम सही होगा। ध्यान रखना भाई, सामान्य सा प्रश्न था, लेकिन जिसमें आपने सही तरीके से ध्यान से पढ़ा नहीं है तो ये आप गलत भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगली बात आती, अच्छे वाचन की विशेषता निम्नलिखित में से है। आरोह अवरोह के साथ पढ़ना चाहिए, बात सही कह रहा है ये। अच्छे वाचन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? आरोह अवरोह के साथ में पढ़ना चाहिए, उतार चढ़ाव के साथ में पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक लय ताल सुर के साथ में शुरू हो गया, कहां पर पूर्ण विराम लग रहा है, कहां पर अर्ध विराम लग रहा है, कितना रुकना है कितना नहीं रुकना है, वो बातें ध्यान रखनी होती है। प्रत्येक शब्द को बल और विराम के साथ पढ़ना चाहिए, सही बात कह रहा है, यानी बलाघात कितना लग रहा है उसके साथ में पढ़ना चाहिए, श्वासाघात के साथ में, विराम चिन्हों के साथ में पढ़ना चाहिए। भाव भंगिमा का प्रदर्शन करना चाहिए, भाव भंगिमा जी हाव भाव जिसको आप बोलते हो। और उपयुक्त सभी है, तो विकल्प क्या होगा, उपयुक्त सभी विकल्प सरकारी ऑप्शन सही है, इसका ध्यान रख लेना भाई। प्राथमिक स्तर पर सह स्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर सह स्वर वाचन की बात कर रहा है मित्रों, किसकी कर रहा है, सह स्वर वाचन की बात कर रहा है। विशेष रूप में ध्यान रखना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, शुद्ध उच्चारण की क्षमता विकसित करना, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना और पठन की गति का विकास करना। अच्छा प्रश्न है, सह स्वर वाचन की बात कर रहा है, किसमें बात कर रहा है ये? अच्छे वाचन की निम्नलिखित में से विशेषता तो पहले पढ़ ली थी, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। बताओ जल्दी से उत्तर दो, प्राथमिक स्तर पर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? जब छोटे बालक होते हैं, छोटे बालकों को आप इस तरह पर सह स्वर करवाते हो तो वहां पर लय ताल के साथ में और शुद्ध उच्चारण करने के साथ में होता है। किसके साथ में? शुद्ध उच्चारण सिखाया जाता है। छोटे बालक जैसे कहते हैं संगीत प्रिय होते हैं, बाल गीतों का प्रयोग जैसे आप वगैरह करते हो, तो उसमें क्या आता है, शुद्ध उच्चारण की क्षमता होती है। किसके? शुद्ध। छोटे बालक को शुद्ध उच्चारण करवाया जाएगा तो बाद में दिक्कत नहीं आती, यदि छोटे को शुद्ध उच्चारण नहीं करवाया जाता है तो बाद में दिक्कत उत्पन्न होती है। जैसे सबसे बड़ी दिक्कत इसी वर्ण को बोलने में होती है कि नहीं होती है। अच्छे सह स्वर वाचन के गुण है, उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए, बात सही कह रहा है। स्वर की स्पष्टता होनी चाहिए, सही बात है। ध्वनि वैश्यता होनी चाहिए, बात सही है। ध्वनि उतार चढ़ाव पूरी अच्छी तरीके से होना चाहिए, सही बात कह रहा है। और क्या होनी चाहिए भाई? उपयुक्त सभी विकल्प सही है। उपयुक्त सभी विकल्प भी इसके अंदर आपका क्या होने वाला है? सही विकल्प होगा भाई। अगला प्रश्न दे रखा है, लिखित व मौखिक अभिव्यक्ति। बालकों में पत्र व लेख लिखने के अभ्यास में, यही बात सही है इसमें, तो कविता का अर्थ व भाव लिखने में नासा, अपठित गद्य पद्य को लिखने में नासा। भाई बालकों में वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने में ना। लिखित और मौखिक, पत्र व लेख लिखने के अभ्यास में काम आती है कौन सी है? आपकी लिखित व मौखिक अभिव्यक्ति होती है। प्रश्न आपके नेक्स्ट आता है, कौशलात्मक उद्देश्य है। कौशलात्मक उद्देश्य कौन सा है? जल्दी से उत्तर दो, कौन सा होगा? कौशलात्मक उद्देश्य कौन सा होता है? उत्तर आपका एकदम आना चाहिए भाई। कौन सा कौशलात्मक उद्देश्य क्या होता है? अर्थ ग्रहण करना। कौशलों का उद्देश्य क्या है? अर्थ ग्रहण करना होता है, या रचना रूपों का ज्ञान प्राप्त करना होता है, सुनने बोलने का विचार प्रस्तुत करना होता है, यति गति के अनुसार शुद्ध उच्चारण कविता का पाठ करना होता है। गलत बात है इसमें, अर्थ ग्रहण करना। दो में तो अर्थ ग्रहण होता है, दो में अभिव्यक्त होता है, तो इसका उद्देश्य कैसे कर सकते हो आप? सिर्फ अर्थ ग्रहण करना ही। रचना रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, रचना रूपों का ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो सुनने बोलने का विचार प्रस्तुत करना होता है। कौशलात्मक क्या होता है भाई? उद्देश्य होता है। ये विकल्प आपका शेष रह गया कौन सा? ऐसे प्रश्न नहीं निकलता ना तो उसको काटना शुरू कर दो, आपके सामने उत्तर आ जाएगा। सुनने बोलने का विचार प्रस्तुत करना क्या होता है? कौशलात्मक का उद्देश्य होता है आपके सामने। बालक अपने विचार और भाव व्यक्त करता है। बोलकर वाणी से अकेले थोड़ी होगा, लिखकर लिपि से, यह भी अकेला दे रखा है। बोलकर व लिख कर, कौन सा? बोलकर व लिख कर। बोलकर करेगा मौखिक भाषा के द्वारा करेगा, लिख कर करेगा तो लिखे हुए को आप क्या करते हो? पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकते हो। इसी कारण कहते हैं बालक अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, बोलकर और लिख कर सकता है। अर्थ ग्रहण उद्देश्य से तात्पर्य क्या होता है?
बताओ, प्रश्न संख्या आपके सामने नेक्स्ट आ चुका है। अर्थ ग्रहण करने का उद्देश्य बताइएगा क्या होता है? अच्छे बुरे में भेद करना, सॉरी, अच्छे बुरे में भेद करना, भाषा में सौंदर्य लाना, अर्थग्रहण, अच्छे बुरे में भेद करना, भाषा में सौंदर्य लाना, धैर्य पूर्वक सुनकर पढ़कर भावानुभूति कर सकना और अच्छी पुस्तकें संग्रहित करने का प्रयत्न करना। गलत बात है क्या? धैर्य पूर्वक सुनकर, शांति से अच्छी तरीके से सुनकर, पढ़कर और भाव की अनुभूति कर सकना, यह अर्थ ग्रहण करने का क्या होता है? उद्देश्य होता है। मातृभाषा शिक्षण का महत्व स्पष्ट करने हेतु बिंदु है। अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता एवं प्रभाव उत्पादकता संभव हो, बात सही कह रहा है भाई। अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता व प्रभावोत्पादकता होनी चाहिए, बात सही है। बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय सरलतम साधन है, बात सही कहता है। सामाजिकता भी होनी चाहिए, क्या सामाजिकता भी होनी चाहिए? तो विकल्प हमारा निकल के आया कौन सा? उपयुक्त सभी विकल्प सही है। सामाजिकता, बालक मातृभाषा कहां? परिवार समाज विशेष में रहकर ही सीखता है, ठीक है। बोलना और सुनना अनौपचारिक कौशल है, ये हमारे क्या पर होता है? घर में ही सीखा जाता है। और औपचारिक कौशल कहां पर विकसित करता है? विद्यालय में जाके करता है। तो इसी कारण उपयुक्त सभी विकल्प इसमें हमारा क्या होगा भाई? सही होने वाला है। सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य नहीं है, क्या कहना चाह रहा है? सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य नहीं है। वह लड़का बहुत चालाक है, किसी व्यक्ति ने कहानी सुनाई थी, आपको कौन सा खिलाड़ी अच्छा लगता है? वह पुस्तक पढ़ने में असमर्थ है, वह पुस्तक पढ़ने में असमर्थ है। कौन सा खिलाड़ी? किसी व्यक्ति, वह लड़का। तो संज्ञा सर्वनाम, यदि संज्ञा शब्द यदि सर्वनाम को लेकर प्रयुक्त होता है उसी के अर्थ में प्रयुक्त होता है, या संज्ञा से पहले सर्वनाम प्रयुक्त हो जाता है, वो सार्वनामिक विशेषण का काम करता है, उसकी तरफ संकेत करता हो, उसकी तरफ इंगित करता हो, उसी के अर्थ में प्रयुक्त होता हो, ठीक है, उसके साथ में प्रयुक्त होता हो, तो वह कौन सा कहलाता है? सार्वनाम। वह पुस्तक पढ़ने में असमर्थता प्रकट है, ये नहीं कह रहा, वह पुस्तक नहीं कह रहा है, वह पुस्तक पढ़ने में असमर्थता है। अगला प्रश्न है, विशेषण की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइएगा। असुमेलित विकल्प है, मैंने 10 ग्राम इलायची खरीदी, निश्चित परिमाणवाचक है, बात सही कह रहा है। सेठ जी के पास बहुत रुपए है, अनिश्चित संख्यावाचक, रुपए को गिना जा सकता है, बात सही कह रहा है। ये अनुचित आपको बताना है। मैदान में सफेद घोड़े दौड़ रहा है, रंगबोधक गुणवाचक विशेषण है, सही बात कह रहा है। यहां पर भी पिताजी बाजार से 2 किलो सब्जी लेके आए, 2 किलो मतलब निश्चित परिमाण की बात कर रहा है, यहां पर अनिश्चित दे रखा है, तो विकल्प आपका सही कौन सा होगा? डी विकल्प होगा। इसमें होने वाला है कौन सा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, और उसने कौन सा कह दिया? अनिश्चित दे दिया। इसी कारण ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर गलत विकल्प होगा। इस विकल्प का वाक्य सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण नहीं है। ऐसा कौन सा विकल्प है जो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण नहीं है? मुझे कुछ सामान मंगवाना था, कोई तुम्हें बुला रहा है, आपको कौन सी घड़ी पसंद आई, यह घोड़ा मेरा है। बताओ जल्दी से भाई। अच्छा प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न, यदि आप इसको सही तरीके से करना चाहते हो तो भी ये सामान्य सा बन जाएगा, और नहीं तो ये आपके सामने बहुत बड़ा प्रश्न बन सकता है। बताइएगा क्या कह रहा है? कोई मुझे कुछ सामान मंगवाना, यहां पर कहीं पर भी संजय शब्द मिल रहा है क्या? कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है, आपको कौन सी घड़ी और यह घोड़ा, तो विकल्प हमारा कौन सा शेष रह जाएगा? मुझे कुछ सामान मंगवाना था। अनिश्चितता का बोध करवा रहा है, इसमें अनिश्चित सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है? किस वाक्य में विशेषता संबंधी अशुद्धि है? विशेषता नहीं है, विशेषण संबंधी भाई। कौन सा विशेषण संबंधी अशुद्धि है? अंगूर बहुत खट्टे है, सही बात कह रहा है। और गुणवाचक विशेषण आ गया, दूसरे लड़कों को बुलाओ, किसी दूसरे लड़के को बुलाओ, दूसरे लड़के को, और यह चित्र सबसे सर्वोत्तम है, यहां पर यह गलती है।
सब लोग अपना काम करो, तो इसमें देखो सर्वोत्तम नहीं होगा, सबसे सर्वोत्तम। या तो क्या होता है, सबसे लिखो या उसके साथ में तम जोड़ो, इन दोनों में से एक जोड़ा जाती है। यह चित्र सबसे सुंदर है, यह चित्र सर्वोत्तम है, यह चित्र सबसे सुंदर है, यह चित्र सर्वोत्तम है, तो यह विकल्प आपका सही होगा, नहीं तो यह विकल्प क्या हो जाएगा, गलत है। अनुचित विकल्प का चुनाव कीजिएगा। अनुचित विकल्प का, लिंग वचन कारक संज्ञा के विकारक है, कोई सर्वनाम का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप में होता है, किशोर, अहंकार, सभ्यता यौगिक भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, विशेषण की उत्तम अवस्था इष्ट व इन प्रत्ययों, ये गलत है। देखो उत्तम अवस्था में हम क्या जोड़ते हैं, सबसे या तम जोड़ते हैं। अभी बताया था आपको कौन सा पीछे वाला प्रश्न क्या आता है, सबसे या तम जोड़कर कौन सी अवस्था बनाई जाती है, आपकी उत्तम अवस्था बनाई जाती है। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, नासा, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वह नटखट बालक, कौन सा बालक, नटखट बालक, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। तो ये सॉरी, लड़कियां समझदार है। देखो ये बाद में प्रयुक्त हो रहा है, विशेष्य के बाद में विशेषण प्रयुक्त होता है तो उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। पहले प्रयुक्त होता तो आप इसको क्या कहते हैं भाई, उद्देश्य विशेषण, और बाद में होता उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। कौन सा शब्द तद्बहु है, बताओ भाई, कौन सा शब्द तद्बहु है। अच्छा प्रश्न है, तद्बहु शब्द बताने, आपको तुरंत इसमें उत्तर आना चाहिए। तद्बहु शब्द से संबंधित प्रश्न दे रखा है भाई। कौन सा शब्द तद्बहु है, बताओ जल्दी से उत्तर दो, कौन सा होगा भाई। देखो व्याकरण है, स्त्री है, गौतम है, हाथी है। हाथी शब्द कौन सा हो जाएगा, तद्भव होता है, अस्थि हाथी, हस्त हाथ हो जाता है, क्या होता है, हस्त हाथ बन जाता है। वे शब्द जो किसी संस्कृत या प्राकृत रूप में निकले हुए नहीं है और जिनका व्युत्पत्ति का पता नहीं लगता, वो क्या कहलाते हैं भाई, बताइएगा भाई। ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का भी पता नहीं होता है, वो शब्द कौन से कहलाते हैं, बताइएगा। इसमें 4 ऑप्शन है, तत्सम है, व्यंजन है, देशज है। बताओ कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है। शानदार उत्तर आना चाहिए आपके सामने। जी उत्तर दो जल्दी से भाई। देखो भाई क्या कहना चाह रहा है, तत्सम शब्द जिनकी प्रकृति का पता होता है, जो संस्कृत भाषा के होते हैं, वो तो कौन से कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। देशज शब्द होते हैं, वो स्थान विशेष की जनता द्वारा स्वतः ही क्या कर लिए जाते हैं, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। कौन सा है, देशज शब्द कहलाएंगे जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं होता। आवश्यकता पड़ने पर स्थान विशेष की जनता स्वतः ही उनको गढ़ लेती है, प्रयुक्त कर लेती है, वो कौन सा है, देशज शब्द कहलाते हैं आपके। अगला प्रश्न देखो, कौन सा शब्द विदेशी है। लोटा है, चाकू है, आटा है, पेट है। बताओ भाई, विदेशी शब्द पूछा है इसने। कौन सा शब्द पूछा आपसे, विदेशी शब्द पूछा। आया हुआ भी प्रश्न है, ये बताइएगा जल्दी से कौन सा प्रश्न होगा भाई। इसमें आपके सामने दे रखा है, आपने कई बार भी पढ़ा इसके बारे में, देशज विदेशी संकर शब्द वगैरह पढ़ते हैं, उसमें ये प्रश्न आता है आपके सामने। तो संकर शब्द तो कौन सी भाषा के होते हैं भाई, 2 अलग अलग भाषा के जो शब्द मिलकर बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द के नाम से जाना जाता है। अब लोटा शब्द होता है, वो कौन सी भाषा का है, लोटा है, आटा है, पेट है, ये तो कौन से शब्द कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। कौन से, देशज शब्द कहलाते हैं। और ये चाकू शब्द, ये विदेशी भाषा का शब्द है। लोटा है, आटा है, पेट है, ये कौन से शब्द है, हमारे देशज शब्द है। कौन से शब्द है, देशज शब्द है। और जो आपके सामने चाकू शब्द दिया, देखो चाकू शब्द आ जाता है, या
हम कह सकते हैं कौन सा मुगल शब्द आता है, ये तुर्की भाषा के शब्दों में से आता है। कौन सा? तुर्की भाषा के शब्दों में से आता है। जैसे बेगम शब्द बोलते हो आप, कौन सा? बेगम है, बहादुर है, ठीक है, और तुर्की है, लाश है, बहादुर है, ये शब्द कौन सी भाषा के आते हैं? हमारे तुर्की भाषा के शब्द आते हैं। तो विकल्प हमारा कौन सा निकल के आएगा? बी विकल्प है, चाकू। नेक्स्ट है, अंग्रेज और कूपन शब्द किस भाषा के है? कौन सा? अंग्रेज और कूपन शब्द की बात कर रहा है, तो वो कौन सी भाषा के शब्द आके हमारे सामने? देखो, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, डच है, पुर्तगाली है। तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कौन सी है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द आएगा आपके सामने, तो वो विकल्प आपके सामने कौन सा होगा भाई? आपके दूसरा विकल्प सही होगा इसमें। नेक्स्ट आता है इसमें, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, यानी संस्कृत भाषा के? विवाह है, कहानी है, नाच है, धैर्य है, परख है, प्रगट है, आग है, पत्र है, नहीं है, और दंड है, सिर है या साक है। तो विकल्प सही कौन सा होगा? चौथा विकल्प इसमें आपका सही होगा, दंड, सिर, साक। किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द है? तत्सम और तद्भव। आंवला, मांस, कबूतर सही, गलत बात है। आसरा, पकवान, दही गलत बात है। गांव, बाग। तो विकल्प आपका सही कौन सा होगा? पहला होगा, आंख है, काक है, और अर्क हो गया, काक, कौन सा? काक, कौआ, और आम, आम्र हो गया, कौन सा? आम्र। तो तत्सम और तद्भव रूप हो गया, कौन सा हो जाता है आपके सामने? पहला विकल्प इसमें सही होगा। कौन सा? पहला विकल्प ही इसके अंदर आपका एकदम सही होने वाला है जी। हाँ, नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न आ चुका है, फारसी भाषा शब्द नहीं है। क्या पूछ रहा है? फारसी भाषा का शब्द नहीं है। आबरू है, आवारा है, इलाज है, चश्मा है, कौन सा हो जाएगा भाई? इलाज होगा। ये अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो योग रूढ़ का मतलब समझ जाना, जिसमें आप बहुब्री समास की बात करते हो, अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, किसी एक अर्थ के लिए क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है। तो वो कौन सा कहलाता है? आपका योग रूढ़ कहलाता है। रूढ़ होता है जिसका तो कोई टुकड़े विच्छेद वगैरह कुछ नहीं होता है, हो भी जाता है तो उसका कोई पृथक अर्थ नहीं निकल पाता है, वो रूढ़ शब्द कहलाता है। यौगिक शब्द है, संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय होता है। बहुब्री समास वाले जैसे हम कहते हैं एक दंत आ गया, कौन सा? एक दंत किसके लिए होता है? गणेश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? आपका गणेश। विकल्प सही कौन सा होगा? डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा? देखो सीधा सा निकल के आ गया हमारे सामने, कौन सा है? त्रिनेत्र। किसके लिए होता है? शिव जी के लिए। किसके लिए आ गया? शिव जी के लिए प्रयुक्त हो गया। तो विकल्प सही कौन सा होगा आपके सामने? बी विकल्प इसमें एकदम सही होने वाला है। ठीक है, देखो आकाश है तो ये तो रूढ़ हो गया, पत्थर है वो भी कौन सा? रूढ़ हो गया, और विद्यालय है ये कहलाता है हमारा कौन सा भाई? यौगिक शब्द कहलाए। कौन सा है? यौगिक शब्द कहलाएगा। तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। तत्सम शब्द सीधी सी बात आ गई, कौन सा हो गया? अमृत हो गया। अमी या अम्य जिसको हम कहते हैं, अमृत अमी या अम्य बन जाता है तद्भव इसका। तो अमृत है, जिसमें कहते हैं ना नीचे री की मात्रा, रे की मात्रा, इस प्रकार के जो टेढ़े मेढ़े जो वर्ण आते हैं हमारे सामने, ये कौन से होते हैं भाई? आपके तत्सम शब्दों की श्रेणी में आता है। गोधूम, गेहूं जिसको आप कहते हो, तद्भव रूप में दे रखा है। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया। मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, यही हो जाएगा। पूर्वकालिक है। कौन सी है? पूर्वकालिक है। पूर्वकालिक हो जाएगा। वह खाना खाकर गया, बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। तो विकल्प सही कौन सा हो जाएगा आपके सामने? कौन सा विकल्प है? बी विकल्प है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सहजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? सहजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है, देखो कर्म और क्रिया की एक ही जाति होती है। पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी, देखो ये कौन सी? एक ही जाति से क्रिया उत्पन्न होती, वही कौन सी कहलाती है? आपकी सहजातीय क्रिया होती है। कर्म के समान जाति की क्रिया सहजातीय क्रिया बन जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? राम ने आम और अनार खाए। रमेश और राम ने अंगूर और केले खाए। राम ने रमेश को केला खिलाया।
देखो विकल्प सही कौन सा है, सी है। खिलाना बोले तो क्या होगी, क्रिया। क्या खिलाए, कर्म केला हो गया। किसे खिलाए, रमेश को। और कौन भाई, राम। तो इसमें हो जाएगा, ये तो कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, और ये क्रिया हो गई, सॉरी कर्म हो गया। कौन सा है, कर्म हो गया, और ये क्या हो गई आपके, क्रिया हो। खिलाना बोले तो क्रिया के, क्या केला, ये हमारा कौन सा होता है, प्रमुख कर्म या प्रधान कर्म हो गया, मुख्य कर्म हो गया। कौन सा है, मुख्य कर्म होता है। मुख्य कर्म कैसा हो गया, निर्जीव होता है। कैसा होता है, निर्जीव होता है। रमेश इसमें क्या है, सजीव है। कौन सा, सजीव है, और ये गौण कर्म कहलाएगा। कौन सा है, गौण कर्म कहलाता है। तो गौण कर्म पहले आता है, मुख्य कर्म बाद में आता है। गौण कर्म क्या होता है भाई, सजीव होता है। मुख्य कर्म कैसा होता है, निर्जीव होता है। विकल्प आपका सी इसमें सही होगा। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में निम्नलिखित में से सर्वनामों का प्रयोग बताइएगा। कल कोई कुछ कह रहा था, अनिश्चितता का बोध करवा रहा। आपका किसका बोध है, मध्यम वाचक में आ रहा है। किसमें आएगा, ये तो आएगा मध्यम पुरुष अनिश्चयवाचक। आपके बारे में, आप आदर्श सूचक के साथ में आता है, मध्यम पुरुष में हो जाएगा। कोई कुछ कह रहा था, इसमें अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष गलत है। अनिश्चयवाचक सही है, निश्चयवाचक गलत हो गया, और निजवाचक गलत हो गया। भाई आपके बारे में कल कोई कह रहा था, संबंधवाचक। देखो कौन सा विकल्प होगा, सी विकल्प इसमें सही होगा। एक तो आपने आ रहा है, कल कोई कुछ कह रहा था, तो यहां पर अनिश्चितता का बोध करवा रहा है। आप नहीं जानते, रमेश अपने आप सारे काम कर लेता है। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते, ये तो हो गया हमारा मध्यम पुरुष हो गया। रमेश अपने आप सारे काम कर लेता है, वह कौन सा कहलाएगा, निजवाचक कहलाएगा। अपने आप सारे काम कर लेता है, स्वयं कर लेता है, स्वतः कर लेता है, वह कौन सा कहलाता है, हमारे सामने निजवाचक कहलाता है। कौन सा है, निजवाचक कहलाता है। ध्यान रखना भाई जी। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो। तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो। तुम जिसे चाहो, जिसे चाहो उसे बुला सकते हो। इस वाक्य में कौन से सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। देखो तुम आ गया किस में भाई, मध्यम पुरुष में आता है। किस में आता है, मध्यम पुरुष। एक तो यहां दे रखा है जिसे, संबंधवाचक में। तो विकल्प देखो संबंधवाची है, और कौन सा है, मध्यम पुरुषवाचक है। आगे पीछे जरूर दे रखे, लेकिन विकल्प को देखना है। इसमें आपको देखो कौन सा है, तुम जिसे चाहो। तुम तो कौन सा आ जाता है, मध्यम पुरुष में आ गया। जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, जिसे उसे, ये किस में आ जाता है, जो सो जिसका जिसकी जिन्होंने जितना उतना जैसे जैसे वैसे वैसे, ये किस में आ जाता है, आपके संबंधवाचक में आता है। तो विकल्प इसमें हमारा चौथा विकल्प एकदम सही होगा भाई। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, यह बस जयपुर जाएगी, यही होगा। यह मेरी प्रिय पुस्तक है, यह मेरी प्रिय पुस्तक है। वे 4 दिन बाद लौटेंगे, उसे खाना खिला दो, इसमें यही होगा। यह बस सार्वनामिक संकेतवाचक कह रहा है, यह बस, बस निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है ये। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिएगा। असत्य कथन का चयन करना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में कह रहा है भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में कह रहा है कुछ सर्वनाम का वचन है काल के अनुसार रूपांतरण होता है, ना होता है साहब, ये पहला ही विकल्प होगा। कुछ सर्वनाम का सभी वचनों में 7 रूपों में एक समान प्रयुक्त होता है, सही होता है। कोई का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से होता है। कुछ का प्रयोग छोटे व क्षुद्र जंतु के निर्जीव संज्ञाओं के स्थान पर होता है, सही बात कह रहा है। कुछ सर्वनाम का वचन व काल के अनुसार रूपांतरण होता है। कैसे करोगे भाई, वचन में एक वचन बहुवचन में कर सकते हो, काल में नहीं किया जा सकता, पहले ही होगा। रूपांतरण होता है, यहां पर होगा नहीं होता है। और कुछ का प्रयोग छोटे या क्षुद्र के लिए होते हैं, कीड़े मकोड़े घास फूस के लिए होता है। जैसे कुछ गिर गया है, कुछ पड़ गया है, तो वो कौन सा होता है, क्षुद्र के लिए किया जाता है। कुछ का प्रयोग 7 वचनों में एक समान होता है, सही बात है। कोई का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है, एक वचन बहुवचन में दोनों में किया जाता है, ठीक है। कोई आया होगा, कोई बाहर खड़े होंगे, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, एक वचन बहुवचन। कौन सा कथन सर्वनाम के संबंध में असंगत है। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य में सुंदरता होती है, संयंता मनोरम बना रहता है। वाक्य में संज्ञाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक और प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक को
प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग अनिश्चयवाचक तथा निजवाचक दोनों सर्वनाम में होता है, यही होगा। आप सर्वनाम का प्रयोग अनिश्चयवाचक नहीं निश्चयवाचक में होता है, निजवाचक में भी होता है, ध्यान रखना। निश्चयवाचक, निजवाचक, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इनमें किसका प्रयोग किया जाता है? हमारे आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे निश्चयवाचक में कह दिया आप अध्यापक है, आप शिक्षक है, तो वहां पर निश्चितता का बोध कर रहा है, किसका? निश्चितता का ही बोध किया जा रहा है। तो आपका विकल्प सही कौन सा है? डी विकल्प है। किस विकल्प में सर्वनाम संबंध आप संकेतवाचक सार्वनामी विशेषण में प्रयुक्त हुआ है? आप संकेतवाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आप सा मित्र पाकर में प्रसन्न हो, आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए, अब लड़के आप ही चले जाएंगे, आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी है। तो आप लोग, यही है। विकल्प आपका कौन सा होगा? बी विकल्प इसमें सही होगा। कौन सा? बी विकल्प है। संकेतवाचक सार्वनामिक तरफ, उसकी तरफ संकेत कर रहा है, संज्ञा शब्द से पहले की बोध करवा रहा है। असंगत युग्म का चयन कीजिएगा। कोई ऐसी भी लिखते हैं, ऐसी भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सही रास्ते के बारे में किससे पूछूं? प्रश्नवाचक है। वह लड़का जयपुर में पढ़ता है, निश्चयवाचक है। यह वही फिल्म है जिसे तुम देखने चाहते हो, संबंधवाचक है। यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो। कोई ऐसे लिखता है। सही रास्ते के बारे में बताओ जल्दी से भाई, कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? हाँ, विकल्प बताइएगा। असंगत विकल्प का चयन करना है। कोई इसमें ऐसी भी लिखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह रहा है, बात सही कह रहा है। इसमें सही रास्ते के बारे में किससे पूछो? प्रश्नवाचक है। वह लड़का ये होगा निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा होगा? सार्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम नहीं है। अच्छा प्रश्न था भाई, क्या है? सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया इसमें। किसका? सार्वनामिक विशेषण का। संज्ञा शब्द है, उससे पहले वह का प्रयोग। वह लड़का जयपुर में पढ़ता है। कौन सा लड़का? वह लड़का जयपुर में पढ़ता है। इस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। आपने तो कमाल कर दिया, आदर सूचक शब्द है। तुम दिल्ली से कब आए? ये भी बात सही है, तुम दिल्ली से कब आए। यहां पर भी कौन सा है? मध्यम पुरुष है। आप बहुत अच्छा गाती है, ये भी आप आदर के साथ में बात कर रहे हो तो मध्यम पुरुष में। सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया, ये हो जाएगा अन्य पुरुष। कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुष है। विकल्प कौन सा हो जाएगा? जब किसी व्यक्ति का परिचय बताया जाए और वहां पर आप सर्वनाम का प्रयोग हो जाए तो वहां पर कौन सा होता है? अन्य पुरुष होता है। कौन सा? अन्य पुरुष है। आदर के साथ में प्रयोग किया जाता है तो वहां पर कौन सा हो जाता है? हमारा मध्यम पुरुषवाचक है। अपनत्व का निजत्व का बोध है, निजवाचक में हो जाता है। निश्चितता का बोध है तो निश्चयवाचक में हो जाता है। किसमें? निश्चयवाचक में हो जाता है। किस विकल्प में सभी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है? इससे, इन्होंने, इनमें, ये तो नहीं है भाई। किसी को, किनका, किन में, यही विकल्प होगा। किसी को, किनका, किन में, उसका, उसमें, उन्होंने, और आपसे, आपके, आपने, आप में। तो विकल्प कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। बी विकल्प है। कौन सा? बी विकल्प है। साथ में हमने इसमें क्या जोड़ दिया भाई? कारक चिन्ह जोड़कर बनाए हुए हैं। तो विकल्प आपके सामने कौन सा होगा? बी विकल्प सही होगा। डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी ने संज्ञा के कितने भेद बताए? तो भोलेनाथ तिवारी, देखो, एक तो हमारा व्यक्तिवाचक है, दूसरा जातिवाचक है, तीसरा भाववाचक। ये तीन तो हम सामान्यतः पढ़ते ही है, लेकिन एक क्रियार्थक संज्ञा और बता दी। कौन सी? क्रियार्थक संज्ञा और बता दी। तो कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बता दिए। कितने? 4 प्रकार है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो इन तो है
एक क्रियार्थक संज्ञा और बता दी तो कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार हो। ऊंचाई नापनी है तो पर्वतों की सैर करो। देखो ऊंचाई तो हो जाएगी हमारी क्या है? ऊंचा और ऊंचाई, ऊंचाई भाववाचक है, ऊंचाइयां जातिवाचक हो गई। बहुवचन बनाते ही वो कौन सी हो जाती है? जातिवाचक हो जाती है। कौन सी? यदि भाववाचक संज्ञा शब्दों को बहुवचन बना दिया जाए जातिवाचक, और जातिवाचक को क्या जातिवाचक किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो जाता है, एक स्थान के लिए रूढ़ हो जाता है तो व्यक्तिवाचक, और व्यक्तिवाचक अन्य अर्थ का बोध करवाए बहुवचन में प्रयुक्त हो जाए तो जातिवाचक है। जातिवाचक एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती है। व्यक्तिवाचक एक वचन है, भाववाचक एक वचन में होती है। किसमें? एक वचन में होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस विकल्प में मूल या अयोगी भाववाचक संज्ञाएं प्रयुक्त हुई है? भ्राता है, वकील है, बहन है। ये तो कौन सी हो जाएगी भाई? जातिवाचक है। कौन सी है? जातिवाचक हो गई। देखो एक ध्यान रखना, संबंधवाचक जो शब्द है जैसे भाई है, बहन है, वकील है, भाई है, बहन है, माता पिता है, दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, नाना है, नानी है, ये सारे है, सास ससुर, ये हमारे किस में जाते हैं आपके भाई? जातिवाचक में। संबंधवाचक शब्द जातिवाचक में आ जाएगा। फिर आ जाता है संघ है, कक्षा है, समूह है, गुच्छा है, ये समूह में चला जाएगा। तेल है, दूध है, ये द्रव्यवाचक में चला जाएगा। किसमें? द्रव्यवाचक में। तो अगर निद्रा है, रोग है, पीड़ा है, ये किस में हो जाता है? अयौगिक मतलब मौलिक भाववाचक है। ये कौन सी हो जाएगी? मौलिक भाववाचक है। मौलिक का मतलब होता है मूल, जो किसी से मिलकर ना बनी हो। एक प्रत्यय जोड़कर क्या बना दिया? मौलिक बनाया हुआ है। क्या? मौलिक बनाया हुआ है। तो ध्यान रखना, निद्रा है, रोग है, पीड़ा है, ईर्ष्या, घृणा है, सुख है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, लाड है, प्यार है। ठीक है, ये कौन सी हमारी? मौलिक है। और यौगिक जैसे बचपन हो गया, कौन सी है? बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, सौंदर्य हो गया, माधुर्य हो गया, ये सारे किस में हो जाती है? आपके यौगिक भाववाचक हो जाती है। किसकी? यौगिक भाव से। शैशव आ जाती है, नौकरी आ जाता है, पढ़ाई है, ये सारे कौन सी हो जाते हैं? यौगिक भाववाचक है। संज्ञा की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिएगा। देखो ये कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा में रूपांतरण किया जा सकता है, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में किया जा सकता है। सही बात कह रहा है। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में रूपांतरण नहीं किया जा सकता है। नहीं, क्यों नहीं किया जा सकता है? भाववाचक संज्ञा अभी बताई थी, ऊंचाइयां नापनी है तो कौन सी? भाव को बहुवचन बना दिया जाए तो जातिवाचक है। असंगत यही है। जातिवाचक संज्ञा एक वचन व बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त हो सकती है। बात सही है, अभी पढ़ा आपने। देखो जैसे पुस्तक जातिवाचक है, पुस्तक है जातिवाचक है, पुस्तक है जातिवाचक, एक वचन बहुवचन दोनों में। गाय गाय, लड़का लड़के, ठीक है, बच्चा बच्चे, तो वो किस में हो जाता है आपके? एक वचन बहुवचन दोनों में जातिवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा प्रयोग सदैव बहुवचन में ही किया जा सकता है। द्रव्यवाचक संज्ञा का सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किया जा सकता है। बात इसमें सही आपके सामने कौन सी हो जाएगी भाई? असंगत विकल्प है। भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा रूपांतर नहीं किया जा सकता, विकल्प बी विकल्प सही है। नेक्स्ट देखो, असंगत विकल्प पहचानिए। निजता, निज से निजता बनाए, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा। सही बात है, निज सर्वनाम है। रोगिक संज्ञा से निर्मित रोग, और सर्वनाम से निर्मित शक्तिशाली विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, सातत्व अव्यय से। सही बात है। इसमें देखो ये हो जाएगा शक्ति, शक्ति विशेषण है। क्या? शक्ति भाववाचक है, भाववाचक है, और शक्तिशाली विशेषण है। शक्तिशाली, शाली प्रत्यय जुड़कर शक्तिशाली, शाली ये विशेषण है, ये विशेषण है। तो इसमें तो उल्टा कर दिया, शक्तिशाली, शक्ति भाव है तो भाव से भाववाचक थोड़ी बनेगी, ये भाववाचक है। शक्ति क्या है? भाववाचक है। शक्तिशाली व्यक्ति कह दिया, शक्तिशाली पुरुष कह दिया, तो ये तो क्या है? विशेषण है हमारा। क्या है? विशेषण है। तो विकल्प आपका सी विकल्प सही होगा इसमें। संज्ञा के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है? कृषक है, लेखक है, शहर है, जातिवाचक है। मंडली है, दल है, कक्षा है, समूहवाचक है। सारल्य है, नैपुण्य है, क्रिया से निर्मित भाववाचक नासा। ये देखो सारल्य शब्द बना है वो सरल से बना है, सरल के साथ में यह जुड़ा है, सरल विशेषण है। और निपुण, निपुण के साथ में यह जुड़ा हुआ है, निपुण के साथ में यह जुड़ा हुआ है। ये दोनों ही हमारे क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है।
तो ये तो गलत हो गया, क्रिया से निर्मित भाववाचक नहीं है, ये विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। कौन सा है? विशेषण से निर्मित। और ये ध्यान रखना, धिक्कार और वाहा वाही ये अव्यय से निर्मित। धिक और वाहा वाहा ये हमारे कैसे शब्द है? अव्यय शब्द है, अविकारी शब्द है। इन शब्द का विशेष रूप में ध्यान रखना, कई बार आ चुका है ये। किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए, हमें बुराइयों से दूर रहना। व्यक्तिवाचक से ध्यान रखना, बुराई, बुराइयों। भाषा की भिन्नताओं को बावजूद देशवासी अभिन्न है, देशवासी अभिन्न है। लोह पुरुष के दृढ़ संकल्प से देश को एक सूत्र में बांधा है। लोह पुरुष जाति था, जाति से व्यक्ति। और यहां पर नटवर लालों से तरह तरह के ठग है। देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। देखो यहां पर किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं कर रहा है, ये उनके समूह का बोध किया जा रहा है। नटवर लालों के जो ठगों के, क्या ठगों की बात कर रहा है, बहुत सारे चापलूसों की बात कर रहा है, उनके बारे में बात कर रहा है। देश के नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। तो विकल्प आपका सही कौन सा होगा? ये नटवर लाल ने ठगा है, तो व्यक्तिवाचक। नटवर लालों ने ठगा है, ये तो बहुत सारे लोग हैं, यहां पर उनके समूह का बोध किया जा रहा है। तो कौन सी हो जाएगी? यदि व्यक्तिवाचक बहुवचन में हो, अन्य अर्थ में प्रयुक्त होती है, तो वहां पर कौन सी हो जाती है? जातिवाचक है। तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बन जाएगी। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से, कायर से कायरता, ईर्ष्या होगी आपकी, भाववाचक होगी, मौलिक है। और कायर विशेषण से बना है। अहम धनकार हो जाएगा, अहम धनकार। अहम क्या इसमें? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है, अहम धनकार से बन जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित किस विकल्प सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के है? भारत, रामायण, मोहन। पुस्तक है, पहाड़ है। और इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें सभी शब्द जातिवाचक है। रामायण व्यक्तिवाचक हो गया, यहां पर मोहन हो गया, पुस्तक हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, जयपुर है, लड़की है, बुढ़ापा है, गंगा है, हिमालय है, मनुष्य है। देखो इसमें आपके सामने आ गया, पुस्तक क्या है? जातिवाचक है, पहाड़ जातिवाचक है, नदी जातिवाचक है। क्या है? नदी जातिवाचक है। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प। सिंपल सा था भाई। किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं? बताइएगा कौन सा हो? भाववाचक संज्ञा के है। बालक है, गलत हो गया यहां से। पशुता है, पुस्तक गलत हो गया। सौंदर्य है, अपनापन, निपुण गलत हो गया। ईर्ष्या है, बचपन है, नैतिकता है। कौन सा हो जाएगा आपके सामने? चौथा विकल्प इसमें एकदम सही होने वाला है। कौन सा विकल्प होगा भाई? चौथा विकल्प आपके सामने सही कह रहा है। इसका मतलब है हमारे सामने कितने प्रश्नों की बात की थी हमने भाई? आपके सामने 150 प्रश्नों की बात हमने कर ली है। कितने? 150 प्रश्न जितने भी थे आपके लास्ट प्रश्न तक हमने चर्चा कर ली है। तो हिंदी में आपके सामने 17 प्रश्न थे, जिसमें टीचिंग मेथड और दूसरे आपके कौन से ग्रामर से संबंधित प्रश्न थे। 10 तो टीचिंग मेथड थे और बाकी 60 प्रश्न हमारे किसके थे? ग्रामर से संबंधित, व्याकरण से संबंधित थे। उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार सभी को, राम राम, राधे राधे, जय हिंद।